गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल टारगेट एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि आपको क्वेश्चन पसंद आएगा तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, लेखपाल, एनटीपीसी ग्रुप डी और ऐसे कई सारे एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट जिसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लें क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा और नोट करिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है पहला कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है सन 2004 में। ठीक है, ऑप्शन है ए परावर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा और संवहन द्वारा। ठीक है दोस्तों, बता दूं कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो वो पहुंचती है विकिरण के द्वारा। ठीक है, तो आपका सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर। ठीक है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दिया है वर्ण मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2001 में, जो कि इम्पोर्टेंट बनता है। तो दोस्तों बता दूं कि जो रेडियो तरंगे होती हैं, ठीक है, उनका जो संचरण होता है, ठीक है, तो वह आयन मंडल के प्रयुक्त स्तर पर जो है होता है। ठीक है, तो इसका जो इसे पूछा है कि रेडियो तरंगों का जो संचरण होता है वो किस मंडल पे होता है, तो वो होता है आयन मंडल पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो रेडियो तरंगे होती हैं, ठीक है, और एक बात और बता दूं कि जो रेडियो तरंगे होती हैं वो प्रकाश के बाद दूसरी सबसे अत्यधिक दूरी तक मतलब फैली हुई, या एक तरह से बात कर ले कि तेज होती है। ठीक है, तो जैसे कि कई सारी किरणें तरंगे होती है, जैसे कि अल्ट्रा, जैसे कि एक्स किरणें, ठीक है, गामा किरणें, ऐसे भी किरणें बहुत सारी होती हैं। तो ये सब किरणें बाद में आती हैं, लेकिन प्रकाश जो होता है उसकी चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद रेडियो तरंगे होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे हो सके ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको उसमें आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया। देखिए, जीवाणु और विषाणु, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। तो जीवाणु को हम बैक्टीरिया बोलते हैं और विषाणु क्या बोलते हैं, वायरस। ठीक है, तो जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के निकारण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। इम्पॉर्टेंट है। एक्स किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग विकिरण, परावैंगनी विकिरण। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाता है, ठीक है, उसके साथ साथ देखिए जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसके ऊपर मैं एक स्टार बनाऊंगा। ठीक है, उससे आप समझ जाइएगा कि ये इम्पोर्टेंट है। और एक बात बता दूँ कि जब भी आप मेरी क्लास लिया करिए तो आपके पास एक पेन और एक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करें। ठीक है, और ये बात मैं हमेशा बताता हूँ कि नोट करने के बाद आपको करना क्या है। नोट करने के बाद आपको एक काम करना है, और वो ये है कि आपको एग्ज़ाम के 10 दिन पहले हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। 10 दिन 15 दिन जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, मिनिमम 10 दिन तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए कि कल एग्ज़ाम है तो उसके 20 दिन पहले आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही था फंडा इन सब सब्जेक्ट को तैयार करने का, ठीक है। तो बात कर लें सही आंसर की, तो जो जीवाणु वेक्टर का निराकरण होता है वह परावैंगनी विकिरण के द्वारा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताना है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। धारा का ध्वनि रूपांतरण, ध्वनि का धारा रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन। स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों बता दूं इसका जो सही आंसर है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, इम्पोर्टेंट है 2006 में। सही आंसर है ध्वनि का परावर्तक, ठीक है। ध्वनि के परावर्तक पर यह कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति नलिका, ठीक है, प्रदीप्ति नलिका, ठीक है, ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है, ठीक है। प्रदीप्त नलिका ट्यूब प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है, ठीक है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ए दिया है अवरक्त, परावैंगनी, सूक्ष्म तरंगे और डी दिया है एक्स किरणें, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से सही आंसर है आपका परावैंगनी किरणें, ठीक है। और जो प्रदीप्त नलिका ट्यूब का उसका जो प्रारंभ विकिरण होता है वह परावैंगनी किरणों के द्वारा होता है। एसएससी सन 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है कि एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है, इसको कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेगा उस पर मैं स्टार बना दूँगा, अब उसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है चेन्नई में, और 2001 की ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ए दिया है पेल्टियर प्रभाव, बी दिया है डॉपलर प्रभाव, सी दिया है अल्ट्रासोनिक आवाज़, डी दिया है अफसानिक प्रभाव। ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बता दूं कि यदि बात कर ले सही आंसर की, तो जो रेल इंजन होता है, ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि स्टेशनों पे जब रेलगाड़ी, मतलब माल वाली नहीं, रेलगाड़ी जो ट्रेन होती है नॉर्मली, जब वो आती है स्टेशन पे, तो जब वो रुकने वाली होती है उसके पहले वो एक तरह से, जैसा कि इसमें लिखा गया है, आरोह अवरोह की आवाज़ करती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। तो वह किस प्रभाव के कारण होता है, इसके बारे में जो जानकारी दी थी वह किसने पहले दी थी, और वह किन के नाम पे रखा गया, किस प्रभाव के नाम पे रखा गया, ठीक है। तो वो थे डॉपलर, ठीक है। डॉपलर के प्रभाव के कारण आपको आरोह अवरोह की आवाज़ जो है वह सुनाई पड़ती है। ऐसा क्वेश्चन था ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर क्या किया जाता है। देखिए आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कैसे, देखिए इसमें क्वेश्चन को आप समझिएगा। जब सितार और बांसुरी, ठीक है, ये देखिए समझिए, इंपॉर्टेंट मैं बना दे रहा हूँ। ये दो चीज़ है, सितार और बांसुरी, ठीक है। पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है, ठीक है। पहला दिया है तारत्व, प्रबलता और ध्वनि निगुड़ता, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। तारत्व एंड प्रबलता, पिच एंड लाउडनेस। केवल ध्वनि निगुड़ता, क्वालिटी। केवल प्रबलता, लाउडनेस। देखिए इसमें बोला गया है कि एक सितार है, जैसे कि ये सितार आपने देखा होगा, जैसे कि सरस्वती जी जो बजाते हैं उसे सितार बोलते हैं। बांसुरी कृष्ण भगवान बजाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब ये दोनों चीज़ें एक साथ बजेंगी, मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ बजाया जाए,
तो आप इन दोनों चीज़ों में से किसी एक ध्वनि को यदि आपको कंसंट्रेट करना हो कि हाँ मतलब एक ध्वनि पे आपको फोकस करना हो, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, ये आपको बताना है। तो आपको क्या लगता होगा कि जिसकी ध्वनि तेज रहेगी, है ना, जिसकी ध्वनि तेज रहेगी उसको मतलब उनका उसका आवाज़ हमको ज़्यादा सुनाई देगा। तो ये आपकी सोच रॉन्ग है, ठीक है। कैसे? देखिए, जब सितार और बांसुरी जब बजेंगी तो दोनों की ध्वनि तो ठीक है मान लीजिए, लेकिन ध्वनि के साथ साथ क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। अगर सितार आप कैसे भी करके मतलब धम धम करके बजाएंगे, ठीक है, लेकिन यदि आपने फ्लूट में जो बांसुरी को फ्लूट को यदि अच्छे तरीके से बजाया, क्वालिटी से उसमें आई, ठीक है, एक तरीके से आपने किसी को सॉन्ग को निखारा, तो आपको ध्वनि को पहचानने में क्वालिटी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस वजह से सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, किसका प्रभाव होता है? इम्पोर्टेंट है। सीडीएस से पूछा गया क्वेश्चन है। ए दिया है परावर्तन, डापलर का प्रभाव, सी अपवर्तन, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। हालांकि बात की गई है रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई रेलगाड़ी आप स्टेशन पे होगे तो जब कोई रेलगाड़ी स्टेशन पर से गुजरती है, ठीक है, तो उसकी स्वाभाविक जो आवृत्ति होती है मतलब ऐसे तो वो पहले से ब्रेक लगा के आती है, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ बहुत तेज़ जा रही है, ठीक है, तो वह किस प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं इन शब्दों को, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना, ये इनको तोड़कर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब आपने देखा होगा स्टेशन पे खड़े होंगे तो जब ट्रेन आती है तो पहले से ब्रेक लगाती है वो, लेकिन आपके सामने से जब वो गुजरती है तो आपको लगेगा कि भाई वो रुकेगी नहीं, बहुत दूर तक जाएगी, ऐसा लगता है। तो वही जो आपको लग रहा है वो किसने ऐसा बोला था कि हाँ ऐसा लगता है आपको, तो ये डापलर के प्रभाव के कारण होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो ध्वनि तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण होता है? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जब द्विभुज ऐसा सुनाई देता है तो आपको किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है? तेज ध्वनि सुनाई देती है, परिवर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रोदित कंपन और अवमंदित कंपन के कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़न में है मेरे, तो मैं आपको ये क्वेश्चन आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, कल मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन मतलब टीवी, जैसे आपके घर में टीवी होगी, ठीक है, तो दूरदर्शन की ध्वनि संकेत होते हैं आयाम मंडलित, आवृत्ति मंडलित, आमंडलित, वेग मंडलित, ठीक है। तो जो दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं किस प्रकार के मंडलित संकेत होते हैं, ठीक है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है आवृत्ति मंडलित, ठीक है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, इंपॉर्टेंट है। ए स्टील में, वायु में, निर्वात में और जल में। दोस्तों यदि बात कर लें कि ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है तो वो स्टील में इन ऑप्शनों में से तेज चलेगी, ठीक है। इन जो 4 ऑप्शन दिए ना आपके सामने कि जो ध्वनि है सबसे तेज कहाँ यात्रा करेगी, वायु में करेगी या जल में करेगी,
तो यदि वायु में कैसे, मतलब आप नॉर्मली कहीं पे भी खड़े होकर चिल्लाओगे, ठीक है, छत पे या नीचे या जहाँ पे भी, तो ये तो हो गया वायु में ध्वनि के गति करने का तरीका। जल में नॉर्मली आपको, जैसे कि नदी हो, उसमें आपको अंदर घुस के आपको चिल्लाना होगा, तो आपको लगता है कितनी तेज आवाज़ जाएगी? ये दोनों तो वायु में आपको एक बार आप सोचोगे कि हाँ वायु में हो भी सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि स्टील में, ठीक है, स्टील में सबसे तेज जो है ध्वनि जो है गति करती है। कैसे? तो यदि आपने कभी शहरों में देखा होगा कि गए होंगे या आपके गांव में, ठीक है, तो देखा होगा कहीं स्टील आपने तो आपको पता ही होगा, जैसे कि जिसका बक्सा आता है या और भी अन्य, जैसे कि थाली हो गई, ठीक है, तो ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आते हैं। तो जब वह चीज़ आप उस पर यदि हथौड़ा मारते हो या कुछ किसी चीज़ पे प्रहार करते हो, ठीक है, एक बार वो करके देखना और एक बार वायु में नॉर्मली आप चिल्ला कर देखना, तो इन दोनों का यदि कंपेयर किया जाए तो स्टील की जो आवाज़ है वह हमें अत्यधिक दूर तक सुनाई देती है, ठीक है। तो ए इज़ राइट आंसर। ये मैंने अच्छी तरीके से आपको शब्दों को तोड़कर एक नॉर्मली हमारी दिनचर्या में उपयोग होने वाले कार्य को लेकर समझा दिया है, इससे आपको कभी भी यह भूलेगा नहीं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नोक्त में से किसका प्रयोग बंद चूल्हे ओवन में किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। एक्स किरणों का, परावैंगनिक किरणों का, सूक्ष्म तरंगे का और रेडियो तरंग का। देखिए, इसमें पूछा है कि बंद चूल्हे मतलब ओवन, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो परावैंगनिक और रेडियो तरंगे तो होंगे ही नहीं, एक्स किरणें तो हो ही नहीं सकती, इसलिए सूक्ष्म तरंगे, इसमें आगे लिखा है माइक्रोवेव, यह तरंगों के द्वारा जो है बंद चूल्हे के ओवन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपने बहुत कम ही देखा होगा कहीं कहीं, ठीक है ना, इसलिए आपको नोट करना चाहिए, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट कि शोर को किससे मापा जाता है? शोर मतलब ध्वनि प्रदूषण यदि हो रहा है, ठीक है ना, तो उसे आप कैसे मापोगे, ठीक है। ध्वनि के बारे में मैं आपको एक दो और बातें बता दूंगा। पहला तो यह है वाट में तो आप बिजली नापते हो, है ना, नॉर्मली लोग को पता भी होगा। रैम में तो होगा नहीं क्योंकि ये तो कंप्यूटर में लगी होती है। सेंटीग्रेड में तो सेल्सियस जैसे कि पारा होता है ना। यदि आपने कभी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा ना तो ये तीनों आप हटा दोगे। तो पहले आपको यदि कोई आंसर नहीं आता है तो पहले आपको गलत चीज़ों को छांट लेना है। यदि देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि बिजली होता है, ये होगा नहीं क्योंकि कंप्यूटर को होता है, ये होगा नहीं क्योंकि ये बर्फ़ हो गया या कोई तापमान हो गया उससे मापने को कहता है। तीन चीज़ें यदि गलत हो गई तो एक चीज़ बचती है, एक चीज़ क्या बची, वो डेसिबल। तो डेसिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि नहीं आता है तब, यदि आता है तो आप सिंपल सी बात है डेसिबल लगा दोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा, यूपीपीसी से पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कौन सा तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा है? इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कौन सा तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा है? ए दिया है 3.66 × 10⁻³ मीटर, बी दिया है 3.36 × 10⁻² मीटर, सी दिया है 1.74 एंड 10⁻6 मीटर। इसको हम एंड से प्रदर्शित करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं स्टार बन देता हूँ इसमें करके, ठीक है ना, स्टार बन गया है, बगल बना देता हूँ। और डी हमारा है 2.4 × 10⁻² मीटर, ठीक है। चुंबकीय तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे लंबा कहाँ होता है, ठीक है। इसमें
प्रकाश की बात तो की नहीं गई है क्योंकि प्रकाश का तो अत्यधिक होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ये चुंबकीय तरंगों की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा ये होता है, ठीक है, 3.36 × 10⁻⁻²मीटर, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। सीडीएस से पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले स्टार बना दी है, तो आप नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से सुन सकते हैं। ए, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंग अधिक ऊर्जा होती है। बी, लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ प्रभाव नहीं पड़ता। सी, लघु तरंग के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्र द्वारा किए जाते हैं। सी, डी है परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरियों की और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियां दिखाई जा पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से बात कर ली जाए तो जो सही आंसर की बात कर लूँ तो हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, क्योंकि दीर्घ तरंग की अपेक्षा लघु तरंग अधिक ऊर्जा होती है। लघु तरंग की वायुमंडल विक्षोभ का प्रभाव कम नहीं हो पड़ता। लघु तरंग प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों पर किए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कन्फ्यूज़न में है, ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कल बता दूंगा, ठीक है। अब गलत तो मैं बताऊंगा नहीं, जो यदि सही रहेगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट है कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है जब लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरी, एक लड़का है, ठीक है, एक मजदूर है, पटरी पर काम कर रहा है, ठीक है, और एक लड़का है जो कुछ दूरी पर अपने कान पटरी पर लगाकर मजदूर द्वारा किए जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है, तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न पूछा है, देखिए, ये दिया है कि ध्वनि का वेग इस्पात की वायु में अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। बी दिया है कि ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक होता है। और सी दिया है कि ध्वनि का वेग रेल के पटरियों के बीच की पूर्ति करता है। मतलब ये दोनों तो गलत हुआ है। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन। ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। देखिए, वायु में ध्वनि का वेग अधिक नहीं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया कि स्टील में अत्यधिक होता है, तो ऐसे लोहे में भी अत्यधिक होगा, तो आपका ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।